हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिल्डम ऑल द सीम। ऑथर का नाम है फाये। ये फ़ैन फिक्शन इल्ची में है एंड ये एक हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पर लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम। एंड ये फ़ैन फिक्शन मैं ऑथर के परमिशन से ही शेयर कर रही हूँ। ओके, तो फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतने टाइम से क्या हो रहा था। इतने टाइम से मैं फ़ैन फिक्शन शेयर क्यों नहीं कर रही थी एंड मैंने वो फ़ैन फिक्शंस डिलीट क्यों किया, क्या हो रहा था एक्चुअली। अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर आप स्किप करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट आई रियली विश कि आप स्किप मत करो क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ऑथर की परमिशन लेके वो एफएफ शेयर क्यों नहीं किया था। ओके, तो यूजुअली वॉटपैड में ऑथर से कनेक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। वहाँ पर ऑथर को डायरेक्ट मैसेज किया जा सकता है, बट एओथ्री में ऐसा नहीं होता। मैंने जितने भी एफएफ वॉटपैड से शेयर किया है, मैंने हर टाइम ऑथर की परमिशन के साथ ही शेयर किया है। बट एओथ्री का बात थोड़ा अलग है। मैंने एओथ्री के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि एओथ्री में ऑथर का कॉन्टैक्ट कैसे ढूंढते हैं। मैं बस वहाँ पर एफएफ रीड करती थी एंड अगर मुझे अच्छा लगता था तो मैं शेयर करती थी विथ प्रॉपर क्रेडिट्स एंड एफएफ लिंक। बस मेरा इतना ही गलती था। बट मुझे लगता था कि मैं कोई बड़ा क्राइम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर क्रेडिट दे रही हूँ, एफएफ का लिंक दे रही हूँ। मैं हमेशा ये मेंशन कर देती थी कि एफएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एंड मैं मन से चाहती थी कि आप लोग एफएफ को पढ़ो। एंड आप में से बहुत सब्सक्राइबर्स एफएफ को पढ़ते भी हैं। ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने परमिशन क्यों नहीं लिया था इससे पहले। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक ऑथर है जो इंडियन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। उस ऑथर का हर एक एफएफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक है। मुझे उनका लिखा हुआ एफएफ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैं उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बट उनके हर एक एफएफ के स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है कि उनके परमिशन के बिना हम कहीं पर भी ट्रांसलेट या फिर शेयर नहीं कर सकते। ये देख के मुझे बुरा लगता था क्योंकि मैं आपके साथ ये एफएफ शेयर नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट मैंने डिसाइड भी किया था कि जब मैं मेरा नेक्स्ट एफएफ शेयर करूँगी तब मैं उस ऑथर का नाम भी मेंशन कर दूँगी ताकि आप उसके एफएफ पढ़ सको। तो ऐसे ही एक दिन मैं उनके एफएफ पढ़ रही थी एंड पढ़ते पढ़ते सडनली मेरा हाथ उनके प्रोफाइल में लग गया था। मैं ऐसे ही में प्ले कर रही थी एंड तभी मेरा हाथ उनके प्रोफाइल में लग गया एंड तभी मुझे उनका ट्विटर हैंडल मिल गया। ये देख के तो मैं बहुत हैप्पी हो गई। मुझे लगा चलो अब मैं उनके साथ कांटेक्ट कर पाऊँगा एंड उनका एफएफ शेयर कर पाऊँगा। तो मैंने इमीडिएटली उनके ट्विटर पे मैसेज किया एंड उन्हें सब कुछ बताया कि मुझे उनका एफएफ पसंद है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड उनसे परमिशन भी मांगी एंड मेरे चैनल का लिंक भी दिया ताकि वो मेरे चैनल पे विजिट कर सके एंड देख सके कि मैं कैसा काम करती हूँ। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था एंड मुझे ये होप था कि वो मुझे परमिशन देंगी या फिर मना कर देंगी। बट जो उन्होंने रिप्लाई किया उसके मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एक्चुअली वो मेरे चैनल पे गई एंड उन्होंने मेरे हर एक स्टोरी को देखा एंड तब उन्होंने देखा कि मैंने उनके कुछ ऑथर दोस्तों के फ़ैन फिक्शन शेयर किया है जिसके बारे में उनके ऑथर दोस्तों को नहीं पता। ये देख के उन्होंने डायरेक्टली अपने ऑथर दोस्तों के साथ बात किया एंड उन्हें ये चीज़ बताया। एंड देन उस ऑथर ने मुझे मैसेज में रिप्लाई किया कि उन्होंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया जो उनके ऑथर दोस्त है। एंड उनमें से कुछ ऑथर दोस्त उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि मैंने उनके परमिशन के बिना उनकी स्टोरी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनसे परमिशन मांगती तो शायद वो परमिशन दे देते। ये उन ऑथर दोस्तों ने उन्हें कहा है। एंड एक और ऑथर जिनका नाम है जीजी आइनी, जिनका स्टोरी है दे कॉल मी आर्टिस्ट, दे कॉल मी आइडल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। उन्होंने उस ऑथर को डायरेक्टली कहा था कि वो मुझे ये कह दे कि मैं उनकी स्टोरी रीड कर दूँ। एंड उस ऑथर ने मुझे बहुत कुछ बताया जैसे कि अबाउट फ़ैन आर्ट एंड क्रेडिट एवरीथिंग, कि मैं फ़ैन आर्ट यूज़ कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए विदाउट आर्टिस्ट परमिशन। एंड मैं उन्हें क्रेडिट भी नहीं दे रही, आर्टिस्टों को। ऐसे उन्होंने बहुत कुछ बताया। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने ऑथर से बात किया, ये बहुत ही अच्छी बात है एंड आई अप्रिशिएट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। बट उनसे बात करने से पहले उन्हें एक बार मुझसे बात करना चाहिए था, एक बार मुझसे पूछना चाहिए था कि मैंने उनके परमिशन के बिना उनके एफएफ शेयर क्यों किया था। एक बार मुझसे सब कुछ जानना चाहिए था, देन ऑथर से कहना चाहिए था। ज़रूर मेरे पास कोई रीज़न होता वरना मैं ऐसा नहीं करती। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं उनके स्टोरीज़ भी शेयर कर सकती थी।
एंड उन्हें पता भी नहीं चलता कि यूट्यूब में बहुत सारे स्टोरी टेलर है मेरी तरह। शायद वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाती, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे उनका कॉन्टैक्ट मिल गया था। एंड उन्होंने साफ अपने स्टोरीज में मना कर दिया था कि उनके परमिशन के बिना मैं कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकती। मैं उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कर लेती। बट एनीवेज, मैंने ये सब ऑथर को कहा एंड उनसे ये भी कहा कि मैं जीजी आईनी का स्टोरी डिलीट कर दूँगी। तो मैंने ऐसा ही किया। जीजी आईनी से मेरा तो डायरेक्टली बात नहीं हो पाया था, बट मैंने ऑथर को कह दिया कि मैंने उनका स्टोरी डिलीट कर दिया है, वो चेक कर सकते हैं। एंड उस दिन के बाद से मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती थी जहाँ पर कोई और मेरे काम की वजह से सैड हो या फिर अनकंफर्टेबल फील करे। मैं तो ये काम लोगों के हैप्पीनेस के लिए कर रही थी, ताकि आप सबको एफएफ सुनकर अच्छा लगे, किसी को दुख देने के लिए नहीं। तो उस दिन के बाद से मैंने जितने भी एफएफ शेयर किया है AO3 से, मैं उन सबके ऑथर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उनमें से कुछ ऑथर का कॉन्टैक्ट मुझे नहीं मिला एंड कुछ ऑथर के कॉन्टैक्ट मिला एंड मैंने उनसे बात भी किया एंड कुछ ऑथर के कॉन्टैक्ट तो मिला पर उनसे बात नहीं हो पाया। बहुत ही कम ऑथर है जिनसे बात नहीं हो पाया, ज़्यादा ऑथर से मेरा बात हो चुका है। एनीवेज, जिन भी ऑथर्स के कॉन्टैक्ट में ढूंढ पाई मैंने उन सबको मैसेज किया। मैंने उन सबके एफएफ वीडियो लिंक को उनके साथ शेयर किया एंड उनसे कहा कि मैंने उनका एफएफ शेयर किया है उनके परमिशन के बिना एंड रीज़न भी बताया। एंड मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर वो नहीं चाहती कि मैं उनके एफएफ को मेरे यूट्यूब चैनल पे रखूं तो मैं डिलीट कर दूंगी। एंड थैंकफुली ज़्यादातर ऑथर मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड थे, वो क्रेडिट को देखकर सेटिस्फाइड थे एंड उन्होंने मुझे परमिशन दे भी दिया। उन लोगों ने सिर्फ परमिशन ही नहीं दिया, उन लोगों ने मेरे वीडियो लिंक को सबके साथ शेयर भी किया एंड ट्वीट भी किया ताकि सब लोग मेरे वीडियो देख पाए। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे उनका वीडियो डिलीट करना होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उनका वीडियो मेरे चैनल पे रखूं। आई मीन उनका एफएफ, जैसे कि जीजी आईनी एंड एनासीपी। तो मैंने उनका वीडियोस डिलीट कर दिया है। एंड कुछ ऐसे भी ऑथर्स हैं जिनको मैंने मैसेज तो किया है बट अभी भी उन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है। बट अगर उन लोगों ने भी कहा कि मुझे उनका एफएफ वीडियो डिलीट करना होगा तो मैं डिलीट कर दूंगी। कुछ ऑथर्स ऐसी भी है जिन्होंने अपने AO3 के बारे में क्लियरली परमिशन दे रखा है, बट फिर भी मैंने उनसे बात किया एंड फिर से परमिशन लिया। तो बस कुछ ऐसा ही एक स्टोरी था, सैड स्टोरी। मुझे पता है गाइस कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो एंड ये सच में बहुत ही सैड न्यूज़ है। मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। मुझे पता है कि मेरी गलती थी कि मैंने उनके परमिशन के बिना उनका स्टोरी शेयर किया था, बट टू बी ऑनेस्ट उस ऑथर का भी गलती थी जिनसे मैंने बात किया था एंड जिन्होंने मुझसे बात किए बिना ही, मुझसे पूछे बिना ही एक अपना अलग ही इमेजिनेशन कर लिया एंड ऑथर से बात भी कर लिया। एक बार उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? अभी तक मैंने 2 एफएफ वीडियोस डिलीट किया है, पता नहीं और कितना डिलीट करना पड़ेगा, बट आई विश कि मुझे और कोई एफएफ डिलीट ना करना पड़े क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क जाता है। मैंने अभी तक ऑलरेडी 21 वीडियो डिलीट कर चुकी हूँ एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने कितने हार्डवर्क से वो वीडियोस बनाई थी। आप लोगों को इतना अच्छा लगा था, आप लोगों ने डाउनलोड भी किया था, सेव भी किया था एंड आप लोगों ने शेयर भी किया था एंड आप लोग बार बार उस वीडियोस को सुनते भी थे, मैं देख सकती थी। एंड अभी मुझे उनको डिलीट करना पड़ा, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था। बट एनीवेज, मुझे लगता है कि जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है क्योंकि पूरा चैनल जाने से अच्छा कुछ वीडियोज़ ही चला जाए। एंड मे बी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे खुद से जाकर सारे ऑथर्स को बोलने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें थोड़ी ना पता चलता। बट मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए एंड मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है एंड मेरा दिल यही कह रहा था। अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी क्योंकि मेरे ऑथर से बात हो चुका है एंड जिनको पसंद नहीं है मैंने उनका वीडियो डिलीट कर दिया है। एंड इस चीज़ के कारण मुझे एक सीख भी मिल गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऑथर्स बहुत ही हार्डवर्क करके एक स्टोरी लिखते हैं। उन्हें एक स्टोरी लिखने में कितना टाइम जाता है, उन्हें कितना सोचना पड़ता है, कितना समझना पड़ता है, देन वो एक स्टोरी लिख पाते हैं। तो उनके परमिशन के बिना उसे शेयर करना, अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मुझे भी बुरा ही लगता एंड मैं भी गुस्सा भी आता। तो उनका ऐसे बुरा लगना जायज़ है। एंड जिस ऑथर ने सब ऑथर्स के साथ बात किया, आई मीन जिनसे मेरी बात हुई थी, उनकी भी गलती नहीं थी। हाँ, एक गलती थी कि उन्हें पहले मुझसे बात करना चाहिए था, बट एनीवेज उन्होंने बाकी ऑथर्स से कहकर अच्छा किया। एटलीस्ट इस चीज़ के थ्रू मुझे मेरा लेसन मिल गया। अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगी। अगर मुझे एफएफ शेयर करने में टाइम भी लगा तो मैं
वो भी सह लूँगी, बट मैं ऐसा काम फिर से नहीं करूँगी। एंड आप लोग तो मेरे साथ हो ही, तो मुझे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ओके, बहुत बातें हो गई, मैंने बहुत कुछ कह दिया एंड बहुत दुख भरी कहानी शेयर कर दी। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है गुसू से। अभी लांग वांगजी, जिसका नाम है लंजा, वो 7 साल का है। उसका भाई लान सीचेन थोड़ा बड़ा है एंड इन फ्यूचर वो ही सेक लीडर बनेगा, बट अभी के लिए कोई और सेक लीडर है। तो आज ग्रैंड मास्टर लान कुरेन ने लंजा एंड जेबोचुन को मीटिंग रूम पे बुलाया। जेबोचुन हमेशा ही मीटिंग रूम पे जाते थे क्योंकि वो सेक लीडर है फ्यूचर का, बट लंजा ये पहली बार मीटिंग रूम पे जा रहा था, उसे पहली बार बुलाया जा रहा था। अब वो सब लोग लंजा, जेबोचुन, लान कुरेन एंड बाकी सारे एल्डर्स मीटिंग रूम पे थे। वो लोग कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहे थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड लंजा चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं। एंड अब लंजे की बारी थी क्योंकि लान कुरेन ने कहा, आई थिंक मैडम यू अपने जियांग सेक्ट के अलायंस के लिए कुछ कर रही हैं एंड वो इसी साल कर रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऑलरेडी जियांग सेक्ट में तय कर दिया है एंड उन्होंने हमसे ये कहा है कि वो गुसू से भी एक अलायंस करना चाहते हैं। ये बोल के लान कुरेन ने लंजा की तरफ देखा एंड ये देख के लंजा स्ट्रेट बैठ गया। वो ऑलरेडी स्ट्रेट बैठा हुआ था बट फिर भी वो स्ट्रेट हो गया। लान कुरेन ने कहा, जिन सेक्ट की तरह हमारे साथ भी एक मैरिज अलायंस करना चाहते हैं। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, यांगमिंग जियांग बहुत ही ऑनरेबल सेक्ट है। लान कुरेन ने कहा, हाँ, एंड उनके साथ अलायंस बहुत ही अच्छा होगा। तो जब उन्होंने हमसे कहा कि एज अ अलायंस वो लांगवांग जी का शादी उनके एडॉप्टेड सन एंड उनके मोस्ट सीनियर डिसिपल वुइबुशन के साथ करना चाहते हैं, तो मैंने एग्री कर दिया। ये सुन के लंजा बिल्कुल चुप था क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता। ये पॉलिटिकल डिस्कशन है, उसे यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए बुलाया गया है, कुछ कहने के लिए नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है एंड ऑलरेडी यहाँ पर उसका भाई है फ्यूचर सेक लीडर, तो वो कुछ भी नहीं कह सकता। अंकल ने कहा, वुइबुशियान उनका खुद का बेटा तो नहीं है, बट जियांग सेक्ट उसे खुद के बेटे की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो मैं उनके ऑफर को ठुकरा कर इंसल्ट नहीं कर सकता था। ये सुन के जेबोचुन ने नोट किया। जेबोचुन ने कहा, बट अंकल मेरे पास एक क्वेश्चन है। अंकल ने कहा, बोलो। जेबोचुन ने कहा, सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं ना? क्या होगा अगर टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल जाए तो? इन फ्यूचर अगर हमारे साथ जियांग सेक्ट का रिलेशन ठीक नहीं रहा तो क्या हमें फिर भी ये शादी करवाना होगा? ये सुन के अंकल ने नोट किया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप सब कुछ सुनने लगा। अंकल ने कहा, अभी ये चीज़ काइंड ऑफ एग्रीमेंट है, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हम कहीं भी इस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, बट विदाउट प्रॉपर रीज़न ये करना एक इंसल्ट होगा दोनों क्लैन के लिए, तो अभी के लिए हम इसे नहीं तोड़ना चाहते। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखा जाएगा। देन अंकल ने फिर से लंजे की तरफ देखा और कहा, वांग जी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अभी से वुइबुशियान तुम्हारा मंगेतर है। लंजे ने नोट किया। उसने कहा, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें शादी करना होगा। अंकल ने कहा, एंड क्या तुम्हें पता है इसका क्या मीनिंग है? लंजे ने नोट किया। उसे पता है क्योंकि उसके मम्मी एंड पापा मैरिड है। उसे पता है कि मैरिड कपल अपने खुद के हाउस में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे बुक्स रहता है एंड वो लोग वहाँ पर पीसफुल रहते हैं, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। एंड लंजे के लिए ये बहुत ही वंडरफुल है। लंजे ने अंकल को बो किया और कहा, थैंक यू अंकल, मैं ये शादी करना चाहूँगा। ये सुन के अंकल ने लंजे को एक लुक दिया, एक ऐसा लुक जैसे कि उन्हें बहुत ही प्राइड फील हो रहा हो। लंजे इस लुक को पहचानता है। जब भी लंजे कुछ अच्छा काम करता है तब अंकल ऐसा ही लुक देते हैं एंड लंजे को बहुत अच्छा लगता है। अंकल के फेस में ऐसा लुक देख के लंजे के अंदर क्वेश्चन पूछने का एक हिम्मत आ गया एंड उसके मन में एक क्वेश्चन था। तो उसने कहा, अंकल क्या कोई बुक है जहाँ पर मैं शादी के बारे में और भी जान सकता हूँ? अंकल ने नोट किया एंड ऐसा ही हुआ। लंजे को बहुत सारे बुक्स दिया गया। गुसुलान में टोटल 3500 रूल है, उनमें से 133 तो शादी के ऊपर ही है, बट मैरिज के ऊपर जो रूल है वो रूल वॉल में लिखा नहीं होता, वो एक प्राइवेट बुक में लिखा होता है। अंकल ने उस बुक को लंजा को दिया, बट उन्होंने लंजा को वो बुक फुल्ली पढ़ने नहीं दिया क्योंकि लंजा भी बहुत ही छोटा है इस बुक को पढ़ने के लिए।
उसने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ही पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे कि अपने पार्टनर को हर टाइम रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके फैमिली को रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसे कि उसका फैमिली तुम्हारा फैमिली हो, अपना हर एक चीज़ उसके साथ शेयर करना चाहिए। जब लंजा 10 साल का हुआ तब उसने फाइनली अपने मंगेतर को देखा, क्योंकि जियांग सेट का अंकल जियांग उनके दोनों बेटे के साथ गुसू आए थे कुछ काम के लिए। लंजा पहले बहुत ही नर्वस था, वो फर्स्ट टाइम विविशन को देखने वाला था एंड वो अंदर अंदर चाहता था कि वो विविशन के सामने बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे, ताकि जियांग सेट को लगे कि गुसू इस एग्रीमेंट को कितना रिस्पेक्ट करता है, लंजा कितना रिस्पेक्ट करता है। तो जब उसने फर्स्ट विविशन को देखा उसने उसे बो किया। उसके हाथ में तलवार था एंड उसका हाथ का स्लीव्स बिल्कुल प्रॉपर था एंड विंग ने भी उसे बो किया। जब एल्डर्स उनके सामने बातें कर रहे थे तब लंजा, विविशन एंड जियांग चैंग बहुत ही चुपचाप बैठे हुए थे। विविशन लंजा के पास ही बैठा हुआ था। विविशन को देखकर लग रहा था कि वो कितना परफेक्ट एंड नॉर्मल है। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा को लग रहा था कि विविशन बहुत ही शांत है एंड बहुत ही प्रॉपर है लंजा की तरह। बट ये गलत फहमी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका, क्योंकि जैसे ही विविशन, जियांग चैंग, जेबो चून एंड लंजर मीटिंग रूम के बाहर आए, विविशन ने अपना असली रूप दिखाया। वो इधर उधर दौड़ने लगा, हंसने लगा, चिल्लाने लगा। ये देख के लंजा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा, दौड़ना बंद करो। ये देख के विविशन ने कहा, रियली? ये बोलते टाइम वो कंटिन्यू दौड़ने लगा पिलर के आसपास। उसने कहा, एंड ऐसा क्यों? लंजा ने कहा, गुस्से में दौड़ना मना है, ये हमारा रूल है। विविशन ने कहा, ओके, बट क्यों? लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसके पास कोई आंसर नहीं था। रूल तो रूल है, इसका कोई रीज़न भी होता है। जब विविशन दौड़ रहा था उसका हेयर उसके फेस के ऊपर आ रहा था, तो विविशन ने बहुत ही केयरलेसली अपने हेयर को पीछे किया एंड उसका हेयर बहुत ही मेसी दिख रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना केयरलेस है। विविशन ने दौड़ते हुए कहा, तुम्हारा रूल कितना स्टूपिड है। क्या होगा अगर गुस्से में कोई अटैक हुआ तो? क्या अलार्म सुनने के बाद सब लोग दौड़ने के बजाय चलने लगेंगे? ये सुनकर लंचा ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं। अगर कोई डेंजर हुआ तो वो लोग दौड़ेंगे। हमारा रूल्स इतना स्टूपिड नहीं है। इससे पहले विविशन कुछ कह पाता, उन लोगों ने जियांग चैंग एंड जेबोचुन को देखा। जेबोचुन एंड जियांग चैंग तलवारबाजी कर रहे थे। विविशन ने चिल्लाकर कहा, आचेंग, तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या क्या मना है? ये बोल के विंग दौड़ने लगा फिर से। जियांग चैंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ। बट विविशन हंसने लगा एंड वो चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। ये देख के लंचा ने कहा, जोर से बात करना मना है। बट ये बात लंचा ने इतना लो वॉइस में कहा था कि विविशन को सुना ही नहीं दिया एंड वो वहाँ से भाग गया। लंचा को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बाद में अंकिल ने लंचा को बताया, सब सेक्ट लान सेक्ट नहीं है। हमारा सेक्ट कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना रिस्पेक्टेड है हमारे डिसिप्लिन की वजह से, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट की वजह से। बट लोटस स्पीयर अलग है, उनके पैटर्न अलग है। वांग जी, तुम्हें धैर्य दिखाना होगा। उन्हें ये रूल सीखने में टाइम देना होगा, तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया। अंकिल ने कहा, वांग जी, ये तुम्हारा ड्यूटी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने एक प्रॉपर बिहेवियर का एग्जाम्पल बनो। लंजा ने नोट किया, क्योंकि लंजा ऐसा कर सकता है। देन लंजा विविशन को लाइब्रेरी पे लेकर गया, जहाँ पर विंग गुसू के एंशिएंट टेक्स्ट को देखने लगा, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछने लगा। देन लंजा विविशन एंड जियांग चैंग को सीनियर डिसिपल्स के साथ मेडिटेशन क्लास में लेकर गया। वो सीनियर डिसिपल्स का क्लास तो है, बट फिर भी लंजा कभी कभी उस क्लास को अटेंड करता था, तो वो आज उन दोनों को लेकर गया वहाँ पर। दिन वो आंखें बंद करके मेडिटेट करने लगा एंड उसने उन दोनों को भी सेम करने को कहा। जब वो मेडिटेट कर रहा था उसे सुनाई दे रहा था कि विविशन उस पर करके कुछ कह रहा है एंड वो हिल भी रहा है। विविशन कह रहा था, कितना बोर हो रहा हूँ, तुम लोग कैसे यहाँ पर कुछ करे बिना खड़े रह सकते हो, ये कितना बोरिंग है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड वो सोच रहा था, कुछ करे बिना, इसका क्या मतलब है? वो लोग लिटरली यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। एंड लंजा पूरा दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, या फिर वो स्टडी करता है, या फिर प्रिंसिपल्स लिखता है, हिस्ट्री या फिर कल्टीवेशन के टेक्निक्स पढ़ता है, तलवारबाजी करता है, गुचिंग प्ले करता है। इनफैक्ट उसे पूरे दिन में खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो पूरा दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, वो सिर्फ रात को सोने जाता है। एंड यहाँ पर विविशन कह रहा है कि कुछ करे भी ना। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था, उसे अंदर अंदर इरिटेट फील हो रहा था। तभी लंजा को याद आया कि अंकल ने कहा था कि लंजा को शांत रहना होगा एंड धैर्य रखना होगा।
विभूषण को सब कुछ सीखने में टाइम लगेगा। दिल रंजन ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, मेरे साथ चलो वाटरफॉल के पास, तुम लोग वहाँ पर मेडिटेशन करोगे। ये बोल के लंचा आगे जाने लगा। उसने देखा भी नहीं कि विभूषण उसे फॉलो कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि लंचा को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए विभूषण उसे फॉलो करेगा ही करेगा। एंड उस दिन लंचा को पता चला कि वो विभूषण को कैसे चुप करा सकता है। वाटरफॉल बहुत ही ऊपर था एंड बहुत दूर भी। वहाँ पर जाते जाते विभूषण, जियांग चैंग एंड लंचा खुद भी थक चुका था। तो फाइनली विभूषण का बक बक एंड रनिंग बंद हुआ क्योंकि वो टायर्ड हो चुका था। उन्हें लगभग 3 घंटे लगे वाटरफॉल तक अप एंड डाउन करते हुए। एंड वापस आने के बाद विभूषण बहुत ही थक चुका था। उसने लंचा से बेक किया ताकि उसे फ्रेश बेक्ड टाइनी केक मिल सके। एंड लंचा ने वही किया। उसने विंग को किचन से फ्रेश टाइनी केक लेकर आया। विभूषण ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो, यू नो। शादी के बाद तुम अपना हर एक ट्रिक मुझे सिखा देना, ठीक है। ये सुन के लंचा बोलना चाहता था कि वो उसे अभी भी सिखा सकता है, बट लंचा ने डिसाइड किया कि उसे अभी मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही थक चुका था। अभी उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं था विभूषण से ऐसे आर्ग्यू करने का, तो वो चुप रहा। उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, ठीक है, शादी के बाद मैं तुम्हें सिखा दूंगा। एंड देखते ही देखते 7 दिन बीत गया। विभूषण, जियांग चैंग एंड अंकल जियांग 7 दिनों के लिए गुसु में थे। देन वो लोग वापस चले गए। विभूषण के जाने के बाद लंचा को कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा था क्योंकि वो उसका दोस्त बन चुका था। लंचा को कहीं ना कहीं खाली सा महसूस हो रहा था, तो वो पूरा दिन और भी ज़्यादा बिजी हो गया। वो सब कुछ डबल प्रैक्टिस करने लगा, जैसे कि म्यूज़िक प्ले करना, तलवारबाजी करना। वो अपने आप को बिजी करने लगा। आज वो एक म्यूज़िक प्ले कर रहा था। इस म्यूज़िक को लंचा ने ही कंपोज किया था उसके मदर के डेथ के बाद। तब लंचा बहुत ही यंग था, पर फिर भी उसने इस म्यूज़िक को कंपोज किया था। जब भी वो इस म्यूज़िक को प्ले करता है उसे लगता है कि उसकी मम्मी उसके पास आ रही है एंड उसके फोrehead पे किस कर रही है। तो आज भी लंचा वही म्यूज़िक प्ले कर रहा था। अब देखते ही देखते लंचा 16 साल का हो गया एंड अभी अंकल ने उसे मैरिज बुक को कम्प्लीटली पढ़ने के लिए परमिशन दे दिया था। अब लंचा मैरिज बुक को कम्प्लीटली पढ़ता था, इनफैक्ट एडल्ट पार्ट्स को भी। मैरिज बुक में एक रूल था कि अपने फिजिकल लव को अपने पार्टनर के लिए ही रिजर्व रखो एंड सिर्फ शादी के बाद ही वो फिजिकल लव कर सकता है। एक और रूल था जहाँ पर लिखा हुआ था पार्टनर सेपरेट बेड चेम्बर में रहेंगे, वो लोग सिर्फ वेडिंग नाइट में ही एक साथ एक बेड में रह सकते हैं। एक और रूल में लिखा हुआ था कि हमेशा फिजिकल लव के पहले एंड बाद अपने आप को फ्रेश रखना, मतलब उन्हें क्लीनली नहाना पड़ेगा। एक और जगह पर लिखा हुआ था कि फिजिकल लव से एक बेनिफिट होता है, इससे बॉडी का स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज होता है। बट फिजिकल लव के एकदम बाद ही उन लोगों को मेडिटेशन करना होगा ताकि उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए एंड उन्हें प्रॉपरली अपने एनर्जी फील हो। ऐसे ही टाइम बीता जा रहा था। लंचा हर दिन अपने काम में बिजी रहता था एंड वेडिंग बुक्स को पढ़ता था। इस साल गुसु ने डिसाइड किया कि वो लोग बाहर के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर पढ़ने के लिए बुलाएंगे। इसका मतलब इस बार यहाँ पर विभूषण भी आएगा, लंचा का मंगेतर, एंड 6 साल बाद लंचा अपने विभूषण को देखेगा। बट सैड बात यह है कि विभूषण के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आएंगे जिसे लंचा नहीं पहचानता। ज़ेबुचन बहुत ही स्ट्रांगली चाहते हैं कि इस बार लंचा अपने लिए कुछ दोस्त बनाए बाहर के क्लैन से, ताकि लंचा को अकेला फील ना हो। लंचा को कहीं ना कहीं ये चीज़ पसंद नहीं था एंड उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट लंचा ने अपने आप को समझाया कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देन कुछ दिन बाद लंचा को कुछ और मैरिज बुक्स मिले जहाँ पर लिखा हुआ था मैरिटल इंटीमेसी फिजिकल नहीं है, ये काइंड ऑफ मेंटल चीज़ है, जहाँ पर एक पार्टनर अपने पार्टनर से मेंटली कनेक्ट हो सके, जहाँ पर वो लोग अपने एक दूसरे के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फील कर सके, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के प्रेजेंस को फील कर सके। एंड ये चीज़ लंचा को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए एंड अब धीरे धीरे दूसरे क्लैन से स्टूडेंट्स गुसु में आने लगे। लंचा को पता था कि कुछ ही दिनों में जियांग सेक भी यहाँ पर आएगा एंड लंचा एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका मंगेतर उसके सामने बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनाएगा, वो बहुत ही प्रॉपर होगा, शांत होगा। एंड फाइनली जियांग सेक गुस्से में आ गया एंड लंचा ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बार विभूषण बिल्कुल डिफरेंट था, पहले से और भी ज़्यादा बदमाश। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने केयरलेसली अपने इनविटेशन कार्ड खो दिया। देन सेकेंड उसने रूल्स के ऊपर आर्ग्यू किया
सिर्फ उतना ही नहीं, वो गुस्से में अल्कोहल लेकर आया। ये सब देख के लंचा को बिलीव नहीं हो रहा था। वो और भी इरिटेट हो गया। दिन उसी रात लंचा एंड विंग के बीच में फाइटिंग हुआ। तलवार फाइटिंग, वो भी रूप टिप के ऊपर, जहाँ पर लंचा अटैक कर रहा था एंड विंग अपने आप को डिफेंड कर रहा था। बट फाइटिंग के बाद विंग बहुत ही जोर से हंस रहा था एंड विंग की हंसी देख के लंचा का दिल जैसे गल ही गया, क्योंकि विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। एंड लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर ये कैसा फीलिंग है, उसे ये क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? क्या उन दोनों के एक दूसरे से प्यार होगा? क्या सब कुछ सही रहेगा? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।